सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इस बार तेलंगाना में किस पार्टी की ताजपोशी होगी। तेलंगाना के एग्जिट पोल के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 63 से 73 सीटें, बीआरएस को सिर्फ 34 से 44 सीटें और बीजेपी को 4 से 8 सीटें और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 से 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। तेलंगाना का पूरा लेखा जोखा इस समय आपके सामने है। तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 60 सीटों का है, यानी जिसके पास 60 सीटें होंगी उसकी सरकार बनेगी। और इस हिसाब से देखें तो तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीआरएस इस बार सत्ता से बाहर हो सकती है। तेलंगाना राज्य का निर्माण वर्ष 2014 में हुआ था और तब से लेकर अब तक वहां बीआरएस की ही सरकार चल रही है और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हैं तभी से। लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस बार वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बीआरएस के दिन अब वहां लद गए। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 42%, सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस को 36% और बीजेपी को 14% और ओवैसी की पार्टी को 3% वोट मिल सकते हैं। यानी कांग्रेस को इस बार बीआरएस से 6% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है और 6% वोट का जो लीड है ये बहुत बड़ी लीड मानी जाती है, निर्णायक लीड मानी जाती है। 6% बहुत होता है और पिछली बार स्थिति असल में कुछ और थी। पिछली बार कांग्रेस को 28% और बीआरएस को 47% वोट मिले थे और दोनों पार्टियों के बीच लगभग 19% वोटों का अंतर रहा था। लेकिन इस बार कांग्रेस आगे निकल गई और कांग्रेस बीआरएस से 6% ज्यादा वोट इस बार ले रही है। इसके अलावा बीजेपी को भी पिछली बार के मुकाबले दुगने वोट मिलने का अनुमान है, लेकिन ये दुगने भी बहुत कम है। वर्ष 2018 में बीजेपी को 7% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को 14% वोट मिलने का अनुमान है। यानी जिस हिसाब से कांग्रेस बढ़ रही है उसके हिसाब से अभी कांग्रेस को और 5 साल इंतजार करना, माफ कीजिएगा, जिस हिसाब से बीजेपी बढ़ रही है 7 से 14% हुई है, उस हिसाब से अभी उन्हें कुछ और वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। जबकि ओवैसी की पार्टी को पिछली बार 3% वोट मिले थे और इस बार भी उनकी पार्टी को 3% वोट के आसपास ही मिलने का अनुमान है। यानी ये बिल्कुल स्टैटिक है। 3% पहले थे, 3% इस बार है। यानी ओवैसी साहब अपने ही गृह राज्य में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्होंने सोचा होगा और उनकी इस हार का कारण यह है कि तेलंगाना में धर्म का नहीं बल्कि फ्री बीज वाला कार्ड इस बार चला है। और तेलंगाना को अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है भारत की राजनीति को समझने के लिए। एग्जिट पोल के नतीजों में तेलंगाना को लेकर 5 बड़ी बातों का जिक्र है। पहली बात, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर थी, जिसकी वजह से बीआरएस को तेलंगाना के दक्षिण, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा, कांग्रेस इस सत्ता विरोधी लहर का पूरी तरह से फायदा उठाने में सफल रही और उसने बीजेपी के साथ बीआरएस के वोटों को बंटने नहीं दिया। एग्जिट पोल का अनुमान है कि तेलंगाना के सेंट्रल और साउथ रीजन में जिन लोगों ने सत्ता विरोधी लहर की वजह से बीआरएस के खिलाफ अपना वोट डाला, उनमें से 90% वोट अकेले कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को इन वोटों में से सिर्फ 10% वोट ही मिल पाए। यानी जो लोग बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, ऐसे लोगों की पहली पसंद कांग्रेस थी। तीसरा, एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में किसान, ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के वोटों की वजह से इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यानी कांग्रेस अगर जीती तो इस जीत में किसानों के वोट और निम्न आय वर्ग के लोगों के वोट बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये वो लोग हैं जिनके लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई फ्री बीज वाली स्कीम्स का ऐलान किया था, यानी मुफ्त वाली योजनाएं, और इस मामले में बीआरएस को भी कांग्रेस ने इस बार पीछे छोड़ दिया। उदाहरण के लिए तेलंगाना में बीआरएस की सरकार अभी किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है, 10,000 रुपए एक साल में। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में यह ऐलान कर दिया कि अगर उसकी सरकार आई तो वो किसानों को दी जाने वाली इस 10,000 रुपए की आर्थिक मदद को बढ़ाकर 10,000 से 15,000 रुपए सालाना कर देगी और इस योजना का लाभ
उन किसानों को भी मिलेगा जो किराए पर कृषि भूमि लेकर खेती करते हैं, यानी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें भी 15,000 रुपए साल के मिलेंगे। इसके अलावा एक और स्कीम के तहत बीआरएस की सरकार तेलंगाना में वृद्धों को हर महीने, जो वहां के वृद्ध लोग हैं, उन्हें हर महीने 3,016 रुपए की पेंशन दे रही थी। लेकिन कांग्रेस ने यह वादा किया कि उसकी सरकार अगर बनी तो वो इसी पेंशन की राशि को पहले दिन से ही 4,000 रुपए कर देगी, यानी 3,000 से सीधे बढ़ाकर 4,000। योजनाएं सारी बीआरएस की है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सारी बीआरएस की योजनाओं को उठाया और सब में पैसा बढ़ा दिया। 10 से 15,000 किसानों के कर दिए और सब किसानों को उसमें शामिल कर लिया, और जो वृद्धों की पेंशन की स्कीम है उसे सीधे 3,000 से 4,000 कर दिया। इसके अलावा बीआरएस तेलंगाना में जो फ्री बीज वाली स्कीम चला रही थी, उन्हीं स्कीम्स में कांग्रेस ने लोगों को ज्यादा लाभ देने का वादा किया, और एग्जिट पोल का अनुमान है कि इसी वजह से बहुत सारे वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में चले गए और अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यानी जो आर्ट बीआरएस ने लोगों को सिखाई, उसी आर्ट को, उसी कला को कांग्रेस ने उससे और ज्यादा बेहतर कर दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे नौकरी पेशा लोग किसी और कंपनी से अच्छी सैलरी का ऑफर मिलने पर कई बार अपनी मौजूदा कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। और तेलंगाना में भी यही हुआ। तेलंगाना में फ्री बीज वाली राजनीति हमेशा से चुनावों में हावी रही है, और के चंद्रशेखर राव भी इसी के सहारे पहले सत्ता में आए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े वादे करके तेलंगाना के खेल को पलट दिया, और तेलंगाना के वोटर्स ने भी बिल्कुल वैसे ही किया कि उन्हें इस कंपनी से ज्यादा दूसरी कंपनी में ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, और वो वहां चले गए। क्या आप जानते हैं कि इस बार 2023 का जो वर्ष है, ये मानव इतिहास का सबसे गर्म साल है, और अगले साल जो शुरू होगा 2024, वो 2023 से भी ज्यादा गर्म होने वाला है। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, कभी आपने सोचा है? और अब आगे आगे आपका जो बड़ा बिल आएगा वो बिजली का बिल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अब इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपको पंखा, कूलर या एसी शायद पूरे साल चलाना पड़ेगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों के नेता जलवायु परिवर्तन पर बात करने के लिए दुबई में मिले हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। और इस COP28 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को यह कहा कि भारत इस समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारत इसके समाधान में जरूर शामिल है। और आज हम औद्योगिकीकरण के नाम पर पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार पश्चिमी देशों को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इन विकसित देशों ने पहले अपनी तरक्की के लिए प्रकृति का पूरा दोहन किया, और जब तरक्की करने की बारी हमारी आई, यानी भारत की आई, तो अब ये हमारे सामने जलवायु परिवर्तन को मुद्दा बनाकर कहते हैं कि आप अपना कार्बन उत्सर्जन कम करो। लेकिन सबसे पहले आपको आज दुबई में हुए इस समिट के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है COP28। COP28 में COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP, और यहां पार्टीज उन देशों को कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के उस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इनमें भी सबसे बड़ा लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन में धीरे धीरे कमी लाना, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। सरल भाषा में कहें तो पेट्रोल, डीजल, कोयले और ग्रीन हाउस गैसों के इस्तेमाल से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है, उस उत्सर्जन को संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश कम करना चाहते हैं, और इसीलिए हर साल यह वार्षिक बैठक होती है। आज दुबई में COP28 की जो वार्षिक बैठक हुई, उसमें 4 बड़े विषयों पर चर्चा हुई। पहला, वर्ष 2030 तक ऐसी गैसों का उत्सर्जन घटाकर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना। दूसरा, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील और गरीब देशों की आर्थिक मदद करना और विकासशील देशों के साथ एक नए समझौते पर सहमति बनाना। तीसरा, ऐसे विकास को अपनाना जो प्रकृति के लिए सहज और सुरक्षित हो। चौथा, इस वार्षिक सम्मेलन को पहले की तुलना में और ज्यादा समावेशी बनाना। इसके अलावा इस सम्मेलन में दुनिया के अमीर और विकसित देशों ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, और यह मांग सबसे ज्यादा
पश्चिमी देशों की तरफ से उठाई जा रही है। पश्चिमी देशों का कहना है कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन और भारत जैसे देशों की है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो इन देशों को पहले पकड़ो और इन देशों को यह मुद्दा पहले गंभीरता से लेना होगा, यानी इसके लिए भी हमें दोषी ठहरा दिया। फिलहाल दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा 28% हिस्सेदारी चीन की है, 15% अमेरिका की है, 7% भारत की है, 5% रशिया की और 3% हिस्सेदारी जापान की है। इन आंकड़ों के जरिए ही यूरोप के देश चीन और भारत पर जलवायु परिवर्तन का दोष डालते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आज तक दुनिया में जितना कार्बन उत्सर्जन हुआ उसमें अकेले 25% कार्बन उत्सर्जन के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, 22% के लिए यूरोप, 12.7% के लिए चीन और सिर्फ 3% कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत जिम्मेदार है। इससे यह पता चलता है कि इन पश्चिमी देशों ने पहले अमीर बनने के लिए पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया, प्रकृति का पूरा दोहन किया, जो पर्यावरण है उसे पूरा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये तरक्की करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे। और जब ये देश अमीर बन गए, जब ये विकसित हो गए, अब इन्हें पृथ्वी के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है और ये देश चाहते हैं कि भारत जैसे देश अब विकास न करें बल्कि वो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करें। और यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज की इस बैठक में उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती भारत जैसे विकासशील देशों के कारण पैदा नहीं हुई, इसलिए हमें दोष मत दीजिए, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत इसके समाधान में अपना पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। यानी ये समस्या हमारी वजह से नहीं हुई है, लेकिन समाधान में हम शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी देशों को यह बात भी याद दिलाई कि दुनिया की आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17% है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में भारत का शेयर 4% से भी कम है। सोचिए, आबादी तो हमारी 17% है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में हमारा शेयर कितना कम है। अब हम आपको इजरायली बंधकों की रिहाई का एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आतंकवादियों का हौसला कितना मजबूत हो चुका है। आज आप हमास का एक वीडियो देखिए जिसे देखकर लगता है कि हमास के लोग आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि ये तो बहुत ही भले और शरीफ लोग हैं और उन्होंने इजराइल से बंधक बनाए लोगों की बहुत खातिरदारी की है और उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बंधक छुट्टियां मनाने के लिए गाजा गए थे और हमास के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगा और अब वो बड़ी खुशी के साथ वापस अपने घर लौट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इजरायली महिलाएं हमास की फैन हो गई हैं, वो आतंकवादियों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो बड़ी बात आज ये है, आप तो देख ही रहे हैं, जब से दोनों हमास और इजराइल के बीच में ये युद्ध विराम हुआ है तब से हमास लगातार बंधकों को छोड़ रहा है। इजराइल से जिन लोगों को वो उठाकर ले गए थे उन बंधकों को अब एक एक करके छोड़ रहा है। अब ये जो बंधक वहां से छूटकर आ रहे हैं ये हमास की तारीफ कर रहे हैं, होना उल्टा चाहिए था, लेकिन ये कैसे हमास की तारीफ कर रहे हैं आपको बताते हैं। तो बड़ी बात यह है कि किसी को अगर आतंकवादियों ने 50 दिन 55 दिन तक बंधक बनाकर रखा हो, उन्हें किसी पार्टी से उठाकर ले गए, उन्हें उनके घर से उठाकर ले गए और बंधक बनाकर रखा, तो उन लोगों को विचलित होना चाहिए या उन लोगों को हमास का फैन बन जाना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग हमास के फैन बन गए। ये वीडियो आज के दौर में जो युद्ध होते हैं उनकी एक और सच्चाई को दिखाता है और वो सच्चाई ये है कि आतंकवादी अब केवल लड़ाई नहीं करते, वो वीडियो भी बनाने लगे हैं और वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं। इस वीडियो से साफ समझ में आता है कि हमास के आतंकवादी किस प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाते हैं। ऐसा लगता है बस यूं ही कैमरा नहीं चल रहा, बल्कि पूरी एक फिल्म बन रही है जिसमें कैमरामैन भी है, डायरेक्टर भी है। वैसे बंधकों को और अपहरण करने वालों के बीच कई बार एक भावनात्मक संबंध भी बन जाता है जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बंधक को अपहरण करने वाले आतंकवादी या अपराधी के साथ सहानुभूति होने लगती है और वो उसके अपराध को एक मजबूरी मानने लगता है। लेकिन हमास का ये वीडियो किसी भी तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं लगता और ये पूरी तरह से प्रचार के लिए बनाया गया एक वीडियो लगता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमास ने 12 अक्टूबर को गाजा पर हमला करके इजराइल के 240 लोगों को बंधक बनाया था और हमास ने अभी तक लगभग 100 बंधकों को ही रिहा किया है। यानी अभी भी 140 बंधक हमास के आतंकवादियों के कब्जे में हैं।